हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रणबीर आप सभी का रमानी इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप सभी के बीच एक हमारी जो सीरीज़ चल रही है निरंतर, वो है एनसीईआरटी सीरीज, जो क्लास 6 से और 12 तक की यहाँ डिस्कशन हो रहा है। बेसिक से हाई लेवल तक का भी यहाँ क्या हो रहा है, चर्चा हो रही है इस क्लास पर। तो उसी कड़ी में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इसके पहले हम लोग 5th चैप्टर जो था एनसीईआरटी की, उसको डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पृथ्वी और उनके परिमंडल। तो उसमें हम लोगों ने जयमंडल को डिस्कस कर लिया था कि जयमंडल क्या, सॉरी, हमने उसमें भूमंडल को कर लिया था, जिसमें आपने देखा होगा कि 5 पार्ट, उसमें आपने कॉन्टिनेंट देखा होगा, 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन, 5 महासागर और 7 महाद्वीप अपने उसमें पढ़ा था। और उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। उसमें आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा एशिया था, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, उससे उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका एंड यूरोप, फिर अंटार्कटिका और लास्ट ऑस्ट्रेलिया। ये 7 आपने कॉन्टिनेंट पढ़ा था। तो हम लोग उसी कड़ी में अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। नेक्स्ट था उसके बाद का जो वो था जलमंडल। क्या था? जलमंडल। जो पृथ्वी का आपने देखा था कि जो आपने पृथ्वी में देखा था कि मेजर स्पेयर्स ऑफ अर्थ, या फिर अर्थ्स मेजर स्फीयर आपने जो देखा था, उसमें आपने पहला देख लिया था क्या? भूमंडल, जिसको हम लोग कहते थे ग्लोब। अब आते हैं हम लोग जलमंडल, जिसका नाम है, आपने देखा होगा, हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। जलमंडल से समझ में आपको ये आना चाहिए, यहाँ सीधी सी बात है कि जलमंडल का मतलब कि यहाँ जो भी बात होगी वाटर से रिलेटेड, जल से रिलेटेड बातें होंगी। इस क्षेत्र में, इस लाइन में जो भी बातें होंगी वो वाटर से रिलेटेड बातें होंगी। क्लियर है? वो किससे होंगी? वाटर से रिलेटेड। तो देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आप पहले जानते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको कि किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ साफ लिखा है पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी पूछना, अपने आप से क्वेश्चन करना है आपको। वाई पृथ्वी इज ब्लू प्लेनेट, वाई अर्थ इज ब्लू प्लेनेट। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 71% क्या है? जल है। जितना भी पृथ्वी है इसके लगभग 71% भाग पर क्या है? वाटर है। देख रहे हो आप लोग, 71% पार्ट पर क्या है? यहाँ पर, यहाँ वाटर है। 71% भाग पर जल है और 29% भाग क्या है? केवल लैंड है। केवल 29%, जब 71% क्या हो गया? वाटर हो गया, तो लैंड कितना बचा? मात्र 29%। भूभाग, स्थल भाग, लैंड एरियाज। ठीक है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर, कुछ महासागर में होंगे, नदियां होंगी, झीलें होंगे, महासागर, ओशियन, रिवर, लेक्स और अंडरग्राउंड वाटर और जलवाष्प। ये सब क्या है? वाटर वेपर। ये सब क्या है? ये सभी जल के रूप में यहाँ पर अवस्थित हैं। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? ये जल अवस्थित है। यही बात यहाँ पर की गई है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है। खारा मतलब सेलाइन होता है, बहुत ज़्यादा सेलिनिटी होती है, खारापन होता है इसमें। तो 97%, यहाँ समझिए बात को, पृथ्वी पर टोटल जो पानी है, जो ये क्वेश्चन बना हुआ है, टोटल वाटर का, देखिए टोटल वाटर का, देखिए जो टोटल वाटर है, अब इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ एकदम अलग बात हो रही है कि पृथ्वी को जब हम बांटेंगे तो 71% एरिया में पानी है और 29% एरिया पर, 29% एरिया क्या है? लैंड है, भूभाग है। अब इस 71% एरिया में जो पानी है, इस पानी का 97%, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, जो टोटल पानी है उस पानी का 97%,
97% क्या है, ये महासागर में पाया जाता है, ओशियन में, महासागर में पाया जाता है, ओशियन में। और जो ओशियनिक वाटर होते हैं ये पीने योग्य नहीं होते हैं। ये महासागर के जो पानी होते हैं ये पीने में ये क्या है, सेलाइन है, क्या है, ये बहुत अधिक खारापन है, नमकीन है, नमक। ये क्या है, ये खारापन है, खारापन, ये नमक है, सेलाइन है, ये खारापन, नमक है इसमें, नमक। ठीक है, तो इसको हम पी नहीं सकते हैं। तो पूछेगा आपसे कितने, अगर 97% टोटल पानी आपका खारेपन हो गया तो पीने का बचा कितना, टोटल 3%। और देखते हो कैसे है, देखिए शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों में, हिम नदियों में क्या है, और भूभाग में जो, और जो बचा 3%, ये जो 3% बचा, 97 तो अपने जो काम का नहीं है, 97 क्या हो गया, खारापन, ये किसमें हो गया, ओशियन में, ओशियन में। ये जो 3% बचा, ये 3% कहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये 3% देखेंगे आप लोग, क्या है, आइस क्यूब के रूप में, आइस क्यूब, आइस क्यूब है, ये हिम नदियां हैं, क्या है, ये बर्फ है, बर्फ। जैसे आपने देखा होगा ना, जमे रहते हैं पूरा बर्फीले क्षेत्र में, अंटार्कटिका, आर्कटिक महासागर, सब क्या है, बर्फीले एकदम जमे हुए हैं। आप सियाचिन, अगर इंडिया में बात करेंगे, सियाचिन पूरा जमा हुआ है, तो आइस होंगे, या फिर क्या होंगी, आइस रिवर, हिम नदी। ठीक है, फिर क्या होगा, भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, जिसको हम लोग आसानी से नहीं निकालते हैं, वो निकल क्या होता है, उसके लिए हम लोग पंपिंग सेट का यूज करते हैं। भूमिगत जल, भूमिगत जल, तो ये सब टोटल 3% में है। बाकी 97% किसमें है, ओशियन में। ओनली 3% इन यहाँ पाए जाते हैं, बर्फ में, हिम नदी में, हिम नदियों में, हिम नदी, हिम नदी, क्लियर। और बाकी देखिए अंडर जो ग्राउंड वाटर है, ये टोटल मिलके पूरे 3% है ना। चलिए, और जो ये क्या है, ये मीठे पानी है, इनको पीने योग्य, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आते हैं। यही कारण है कि नीले ग्रह होने के बावजूद भी पानी की कमी महसूस करते हैं हम लोग। नीले ग्रह होने के बावजूद भी इंडिया पानी की कमी क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब देश आज़ाद हुआ था 1947, उस टाइम एक व्यक्ति के पास लगभग 1600 लीटर पानी था, 1600 लीटर पानी था पीने के लिए। नहीं, उस टाइम 1600 नहीं, मान के चलिए उसमें 5000 लीटर, 5000, बात समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। एक रिपोर्ट है, ये बताती है कि उस टाइम एक व्यक्ति के पास डेली 5000 लीटर पानी था पीने के लिए। एक व्यक्ति के पास 5000 लीटर पानी एक व्यक्ति के पास पीने के लिए था, उसके यूज के लिए। और आज का जो डेट है, जो आप जी रहे हो, इसमें जो डेट आ गया है, ये लगभग 1000 लीटर हो गया, ओनली 1000 लीटर। ये देख रहे हैं आप लोग, पानी का कितना तेजी से क्या हो रहा है, पानी के रिसोर्स जो वाटर लेवल है वो कितनी तेजी से खत्म हो रहे हैं। आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं इस रिपोर्ट से। आप मेंस जब भी लिखेंगे इसको, अगर मेंस में लिख के ये चीज़ डाल देते हैं तो क्या होगा, मेंस बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। उस टाइम 1997 जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम मेरे पास 5000 लीटर पर पर्सन था। अब आज के डेट में कितना बचा है, लगभग अप्रॉक्स 1000, यानी कि 1000 लीटर पर पर्सन, क्लियर। तो ये देख रहे हैं। तो अब कुछ सब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्स यूज कर रहे हैं, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपनी तरह से उसका दोहन कर रहे हैं ना। दोहन मतलब उसको बड़े मात्रा में हम लोग उसको वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, इससे अपने आने वाली पीढ़ी की समस्या बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग तो पानी पा रहे हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अब उसके लिए पानी बचेगा कि नहीं, वो हम लोग ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ये तय नहीं कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं ये सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं महासागर की। महासागर देखिए, जलमंडल पढ़ा आपने, जलमंडल। अब जलमंडल में जो हाइड्रोस्फीयर है, अब इसमें बात करते हैं हम लोग महासागर, ओशियन की। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े थे, हम लोग पढ़ लिए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहते हैं।
महासागर के जल में एक करंट रहता है, वो हमेशा बहा करते हैं एक तरफ से ऐसे, उनमें एक करंट होता है, ठीक है। महासागर यही बता रहे हैं, महासागर हमेशा गतिशील होती हैं। ये तरंगे, ज्वार भाटा है ना, हाई टाइड लो टाइड, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट। महासागर जल की तीन मुख्य गतियां हैं। तीन मुख्य गतियां महासागर जल की कौन सी है बताइए, यहाँ पता चला। महासागर की तीन प्रमुख गतियां, तीन प्रमुख गतियां कौन सी हैं? तीन प्रमुख गतियां बताइए। थ्री मोशन ऑफ ओशियन, थ्री मेजर मोशन ऑफ ओशियन, तीन प्रमुख गतियां। तो पहला क्या था देखिए, पहला तरंग, सेकेंड ज्वार भाटा, हाई टाइड लो टाइड ज्वार भाटा, और थर्ड ओशिनिक करंट, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। ये क्या है, ये तीन गतियां हैं महासागर में पानी की। अभी उसने क्या बोला कि जो महासागरीय धाराएं हैं वो गति करती हैं, ठीक है। तो यही तीन गति हैं उनके अंदर पाई जाती है। ये सब आगे सब एक एक चीज समझ में आएगा, परेशान नहीं होगा। यहाँ बस इतना ध्यान रख के चलिए, तीन गतियां होती हैं, तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ठीक। ये तीन चीज यहाँ पर ध्यान रख के चलना। आगे एक एक चीज के बारे में समझाया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस से रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एक चीज आपको जो पीछे नहीं समझ में आएगा वो भी समझ में आएगा अभी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर हैं पृथ्वी पर। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर और पांचवा आर्कटिक महासागर। एक बार देख लेते हैं इनको जरा, एक बार देख लेते हैं कहाँ है। देखिए हमने कल इसके विषय में बात की थी आपसे। ये कौन सा है, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, कुछ ऐसे आकार का दिख रहा है, ऐसा आकार का अटलांटिक महासागर। ये हिंद महासागर है पूरा, और सॉरी ये प्रशांत पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये हिंद महासागर देश के नाम पर एकमात्र पूछेगा आपसे, एकमात्र ओनली वन ओशियन जो एक कंट्री के नाम पर पड़ा है, उसका नाम तो हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, ठीक है। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है वो है हिंद महासागर। फिर चौथा बताया उसने दक्षिण महासागर, जो एकदम अंटार्कटिका से लगा हुआ है। और फिर आपने देखा आर्कटिक महासागर, ये क्षेत्र पूरा आर्कटिक महासागर, ठीक है। ओके चलिए, ये 5 महासागर देख लिया आप लोगों ने, 1 2 नहीं ऐसे नहीं, सबसे बड़े से छोटा, सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये 1 1 and 2 and 3 4 लास्ट में 5। ओके चलिए, ठीक है। तो ये 5 हैं, 5 प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और दक्षिण, साउथ और आर्कटिक। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। प्रशांत महासागर बात करते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। चलिए हम जान गए बात, सबसे बड़ा महासागर कौन सा भैया? प्रशांत। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अब अभी थोड़े देर पहले आपसे क्या बताया था कि मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, ये कहां पर है? ये प्रशांत महासागर में है। ये क्या है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और इसकी क्या खासियत है? ये विश्व की सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी क्लियर? कितना? 11,002 मीटर गहरी है। तो इस कहां पर है? ये प्रशांत महासागर में ही है। ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, बार बार याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर स्थित है।
महासागर के चारों इस महाद्वीप को स्थित का, चलिए अब हम देख लेते हैं कहाँ स्थित है। एक बार जैसे हम लोग देख रहे थे ना उसको, ऐसे इसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा ये जो प्रशांत महासागर है ये देखिए कहाँ पर स्थित है। ये पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी गोल है, तो यहाँ ये हिस्सा है, इसका आगे का हिस्सा जो यहाँ से मुड़ा है वो यहाँ से जुड़ा है, ठीक है। मतलब ये भी प्रशांत है और ये भी प्रशांत है। देखिए वृत्तकार में है, वृत्त में है, ठीक है, वृत्त में है। तो यहाँ देखिए एशिया से भी लगा हुआ है, या एशिया से भी लगा हुआ है प्रशांत, यही पूछ रहा है कहाँ कहाँ लगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। एशिया से लगा है, इधर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर यूएसए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो समझना, आप समझाना चाह रहे हैं हम लोग को पैसिफिक ओशियन जो है वो कहाँ है। देखिए देखिए ये है पैसिफिक ओशियन, वो मुड़ नहीं पाया ना उधर से। ये है पूरा क्या पैसिफिक ओशियन, ये दिख रहा है आपको, ये है पूरा पूरा क्या एक वृत्त के आकार का है। तो इधर क्या, इधर एशिया, चाइना वाइना से इधर लगा हुआ है, नीचे आएंगे ऑस्ट्रेलिया से इधर लगा है, और इधर किससे लगा है, इधर देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यही हिस्सा है, यही पूरा क्या है पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, ठीक है। इसलिए ये चिपटा है, इसलिए दिखा नहीं सकते, गोल है पूरा, ठीक, क्लियर है। यानी कि पैसिफिक ओशियन यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये पूरा रूस इससे जुड़ा हुआ है, ठीक, क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग, ठीक है। यहाँ करते हैं ना, क्या करना, काम हो जाएगा आपका यहाँ से। चलिए तो ये क्या है, इसके चारों ओर स्थित है, ठीक। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ओशियन है, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। चलिए जान गए ये बात हम समझ गए अटलांटिक के बारे में। अटलांटिक के बारे में क्या सीखा भैया आपने, अब यहाँ अटलांटिक के बारे में क्या सीखा, जो सीखते चल रहे हैं वो लिखते चलिए। अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन के बारे में क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट, बड़ा, चलिए मान लिया, ठीक। ऐसे पॉइंट बना के लिखा करिए। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, इसका जो डिजाइन है वो एस अक्षर के कुछ ऐसे है, ये एस आकार, साइज एस आकार का है। अभी देखते हैं, इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग, अभी देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित, दंतुरित मतलब क्या होता है, बहुत अधिक छिछला, बहुत गहराई नहीं, एकदम नाव बहुत सही, एकदम कोस्टल एरिया में नाव चली जाती हैं, यानी कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर नाव परिवहन बहुत अच्छी होंगी, है ना। दंतुरित मतलब यहाँ अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय, पोताश्रय मतलब पोर्ट एवं पत्तन, यही पोर्ट एवं वहाँ के जलाशयों के लिए जो जलयान जाते हैं उनके लिए आदर्श स्थिति, आदर्श मतलब उनके लिए एक बहुत बढ़िया परिस्थिति, एक बहुत अच्छा कंडीशन यहाँ पर डेवलप करती है, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। तो और क्या जाना अटलांटिक का, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त, सबसे बिजी है यहाँ पर, सबसे व्यस्त महासागर, ओके, सबसे व्यस्त महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे, यहाँ पर बिजनेस अगर देखा जाए तो सबसे व्यस्त महासागर है। बात समझ आया आपको। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इतना जान लिया, इसके बारे में देख लीजिए। बात हो रही थी यहाँ किसके, अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या जाना इसके बारे में, उन्होंने कहा कि ये जो अटलांटिक महासागर है इंग्लिश के यस के आकार की है, अंग्रेजी वर्ड के यस, देखिए यस लग रहा है, ये यस के आकार की है, ओके समझ गए। फिर कहा उन्होंने कि यूरोप इसके पूर्वी भाग में, इसका पूरब क्या होगा, इसका ईस्ट ये होगा, इसका वेस्ट ये होगा, पूरब ये, पश्चिम ये, तो पूरब भाग में यूरोप और अफ्रीका, सही बात है, और पश्चिम भाग में अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, बिल्कुल सही बात है। और कहा जा रहा है कि जो पूर्वी भाग है, जो इसका पूर्वी पार्ट है वो इतना ज़्यादा, यहाँ देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पर दंतुरित है कि यहाँ पर क्या बहुत सारे पोर्ट बन जाते हैं, क्या पोर्ट बन जाते हैं नाव के लिए,
तो ये सबसे ज़्यादा व्यस्त मार्ग यहाँ पर नौवहन के लिए है, यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है यहाँ से नाव से। ठीक है, क्लियर। यही की राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है किसके लिए, व्यापार के लिए। ठीक है, चलिए वो आगे हम बताएंगे यूरोप की राइन नदी सबसे व्यस्त है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हिंद महासागर की। अब हम लोग बात करेंगे हिंद महासागर की। चलिए उसकी बात कर लेते हैं यहीं पर थोड़ा सा। जो हिंद महासागर है आप देख पाएंगे, हिंद महासागर अब इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए। हिंद महासागर इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए आप लोग। हिंद महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है, मात्र एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। एकमात्र ओशियन, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश पर रखा गया, किसी देश के नाम पर रखा गया। क्लियर, एकमात्र है जो किसी देश के नाम पर रखा गया, और क्या नाम है उसका नाम है भारत। ठीक है, यह महासागर लगभग त्रिभुजा आकार का, त्रिभुजा मतलब समझ जिसके तीन देख रहे हैं, तीन हिस्से देख रहे हो। ये महासागर कुछ इस प्रकार का है, किस आकार का भैया, त्रिभुजा, ट्रायंगल शेप में बता रहा है। जो ये है ये कुछ ट्रायंगल शेप में बता रहा है कि इस आकार में दिखता है। ठीक है, ट्रायंगल शेप में। यह इसके उत्तर में एशिया, चलिए भी देखते हैं, नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। चलिए देख लेते हैं क्या सही कह रहे हैं। आइए, ये है हिंद महासागर, ये कुछ त्रिभुज आकार का दिख रहा है हमको, चलिए दिख रहा है, बात सही है। इन्होंने कहा इसके नॉर्थ में इंडिया, चलिए नॉर्थ में इंडिया दिखा मुझे, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, चलिए ऑस्ट्रेलिया ही देख गया, वेस्ट में अफ्रीका, चलिए ये बिल्कुल सही बात है इनकी, इन्होंने सही बताया। ठीक, ये है इंडियन ओशियन। ओके, बस लोकेशन देखते चलिए, और ज़्यादा इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत अभी नहीं है इस चैप्टर में। जितना बताया जा रहा है बस इतना आपको पढ़ते चलना है, सबका लोकेशन ध्यान रहना चाहिए। ओके, देखिए सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि आप एक चीज़ ध्यान करिए कि इसके पहले आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, कौन सा ओशियन कौन सा क्या, लेकिन अभी एक सबसे अच्छी बात है, अब आपको इनके लोकेशन पता चलते चल रहे हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन सा ओशियन कहाँ पर है, कौन सा ओशियन एस आकार का है, कौन से ओशियन में सबसे गहरी ट्रंच है, मैरियाना वो पैसिफिक ओशियन में। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ चीज़ें क्या हो रही हैं आपको, यहाँ सिर्फ लोकेशन की, अभी इनके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है आपको। ये तो सोचिए कि अभी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि एशिया में क्या क्या है, अफ्रीका में क्या क्या है, या फिर अटलांटिक ओशियन में क्या क्या है, पैसिफिक ओशियन में क्या है इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ कुछ नहीं बताया जा रहा है। अभी सिर्फ आपको परिचय कराया जा रहा है एक व्यक्ति से जिसके बारे में आगे आपको बहुत कुछ जानना है। अभी सिर्फ इसका कलर देखिए, इसकी पहचान देखिए, कहाँ रहता है, बस ये सिंपल सी बात है, कहाँ रहते हैं, कहाँ घर है इनका, ये हम जान रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो लोड नहीं लेना है। ओके, तो इनका हम लोग क्या कर रहे हैं, हुलिया पहचान रहे हैं, कौन त्रिकोण के आकार का है, कौन यश के आकार का है, कौन त्रिभुज के आकार का है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन वृत्त के आकार का है, देखिए वृत्त, सर्किल के आकार का पैसिफिक ओशियन, ट्रायंगल साइज शेप में कौन है, इंडियन ओशियन, और एस आकार, इंग्लिश के एस आकार में कौन है, अटलांटिक ओशियन। ठीक, इतना हम लोग जान गए। अब आते हैं दक्षिण महासागर। जो दक्षिण महासागर देख रहे हैं, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, इसको देख लीजिए यहाँ पर, ये दक्षिण महासागर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, बस और कुछ नहीं, इनका बस लोकेशन देख लीजिए और कुछ नहीं जानना आपको। इनका नाम है दक्षिण महासागर। क्या नाम भैया, साउथ ओशियन। दक्षिण महासागर, साउथ ओशियन। क्लियर, क्या ये है साउथ ओशियन। बस इसका लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर भैया, अंटार्कटिका के पास। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम लोग आर्कटिक महासागर की। तो आर्कटिक महासागर आप देख पाएंगे अगर सही से, तो देखिए
जो आर्कटिक महासागर है वो क्या है, वो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। किधर बता रहा है ये, नॉर्थ साइड में ये इसकी स्थिति है, नॉर्थ में ये है, तथा ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर। अभी दिखाते हैं आपको। नॉर्थ, आप जब उत्तरी ध्रुव बोला तो नॉर्थ याद रखिएगा, ऊपर की तरफ। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जलसंधि कहते हैं। और बेरिंग जलसंधि के बारे में हम लोग अभी बात कर लिए थे। बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से, यूरोप और एशिया से घिरा हुआ है। चलिए देखते हैं, इनको भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इनकी। किसकी बात किया इन्होंने, अभी बात किया, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 की बात हो गई। अब बचा लास्ट, उसकी बात कर रही है अंटार्कटिक महासागर। तो अंटार्कटिक महासागर ये देखिए पूरा है, अंटार्कटिक ये पूरा एरिया है। तो यहाँ यूरोप और एशिया, तो यूरेशिया हो गया, ये यूरेशिया हो गया। चलिए, ये महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मान लिया। फिर आपसे कहता है कि ये प्रशांत महासागर से एक सक्रिय जल से, यहाँ सक्रिय जल संधि से मिला हुआ है, पैसिफिक ओशियन से, जिसको बेरिंग वाटर स्टेट कहते हैं, बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो हमने पढ़ ही लिया था पहले, ठीक है। तो पांचों का आपने लोकेशन देख लिया, पांचों कहाँ पर हैं देख लिया। तो चलिए बताइए पांचों कहाँ पर हैं। तो चलिए बताते हैं सर। पहला सबसे बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, बस 5 ओशियन हो गए। तो सर हमने 7 कॉन्टिनेंट पढ़ा था। 7 कहाँ है, 1 2 3 4, ये इनके साइज के हिसाब से, 5th 6 एंड 7, ये क्या थे सर, ये कॉन्टिनेंट थे। ये कहाँ बना दिया, 7, ये रहा 7 ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कॉन्टिनेंट। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, पूरी तरह से 7 महासागर देखा, 7 आपने महाद्वीप देखा और 5 महासागर देखा, 7 कॉन्टिनेंट देखा और 5 ओशियन देखा। क्या आपको इनके लोकेशन याद हो गए? अपने आप से पूछिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या मुझे इनके लोकेशन याद हो गए, 5 के और 7 के? क्या हमें इनका हायरार्की या इनका क्रम या इनका सीरियल याद हो गया, कौन बड़ा कौन छोटा? पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट पूछता है, क्या हमको इनका क्रम याद हो गया, कौन बड़ा कौन छोटा? बिल्कुल याद हो गया। अगर हम महासागर की बात करेंगे, सबसे बड़ा तो प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, देन आर्कटिक महासागर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर आपने क्या याद किया, फिर हमने कॉन्टिनेंट याद किया, सबसे बड़ा एशिया, गुड, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन यूरोप, देन अंटार्कटिका, और लास्ट वन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। एक चीज़ और बता दें आपको अभी आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा, जब आप लोग इसको कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर अभी हाल ही में एक और कॉन्टिनेंट खोजा गया है जिसका नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है, जीलैंडिया, जो न्यूजीलैंड का ही भाग है, जीलैंडिया। तो कहा जा रहा है अभी ये पानी का स्तर कम हो रहा है, तो यहाँ ये बाहर निकल गया एक आइलैंड, तो इस पूरे एरिया में एक नया कॉन्टिनेंट खोजा जा रहा है, वो 8th कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम है जीलैंडिया। जब खोज लिया जाएगा, जब पूरी तरह से खोज हो जाएगी तो नया नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जीलैंडिया कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में, पूरा साइड में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में, न्यूजीलैंड के पास। ओके, ये कॉन्टिनेंट खोजा जा रहा है, ठीक है, मतलब मिल गया है। देखिए, इसको हो सकता है जब तक कुछ दिन में इसको कर भी दे, तो मान भी लें, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्या, वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर। अब बात यहाँ पर हुई किसकी, वायुमंडल की। किसकी होगी सर, तो बात होगी अब एटमॉस्फेयर की। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं एटमॉस्फेयर के लिए? चलिए अब हम बात करेंगे वायुमंडल। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? थोड़ा बहुत तो जानते हैं आप लोग इसके बारे में। एटमॉस्फेयर, ठीक, क्या होता है सर एटमॉस्फेयर, तो बताते हैं सर। हमारी पृथ्वी के चारों ओर, अभी हमने स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी इसके बारे में बात की थी क्लास के पिछले क्लास में, कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के जो हमारा अर्थ है, जो अपना अर्थ है, ये जो अर्थ है अपना,
इसके चारों तरफ लेयर में देखेंगे क्या है, एक वायु की पेटी है इसके चारों तरफ, है ना। एक गैस है, गैसेस इसके चारों तरफ घिरे हुए हैं। इन्हों को क्या कह दिया गया, इन्हों कह दिया गया वायुमंडल। पहले आपने क्या देखा, ग्लोब, भूमंडल, उसमें क्या देखा आपने, कॉन्टिनेंट। फिर आपने क्या देखा, जलमंडल, उसमें क्या देखा आपने, उसमें देखा आपने ओशियन। अब आते हैं हम लोग वायुमंडल और देखते हैं वायुमंडल में क्या मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आराम से पढ़ा करिए। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है, ठीक है। इसी से जीवन है। अगर वायु भी ना रहे, गैस भी ना रहे, तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती हैं, देखिए आगे बात कर दिया उसने, ये हमें ऐसी वायु, विंड, ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। देखिए जो सूर्य की रेज है ना, जो सूर्य की रेज, ये सन है, जो सनलाइट है, अगर डायरेक्ट आपके पास आ जाए ना, डायरेक्ट, तो आपको इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी। आपके स्किन कैंसर की भी खतरा रहता है, बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं डायरेक्ट सन रेज आपके पास पड़े। तो क्या करते हैं, ये वायुमंडल उनके रेस को अपनी तरफ अवशोषित कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो उनकी जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो क्या ये वायुमंडल जो है हम लोगों को किस चीज़ से, देखिए अगर मेंस लिखना हो आपको, वायुमंडल क्या, अगर मेंस में क्वेश्चन आए वायुमंडल से क्या आपको क्या सुरक्षा मिल रहा है, क्या यहाँ फायदा है, तो देखिए क्या फायदा है। वायुमंडल हमें लोगों को, हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से क्या कर रहा है, बचा रहा है। सांस लेने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। यहाँ कैसे, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल भैया कितनी ऊंचाई तक फैला है, ये पॉइंट मिला आपको। वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक, याद रखिएगा, ये ऊंचाई तक फैला है वायुमंडल। 16,000 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 1600, ठीक है, 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, उसके मतलब घटक, उसके लेयर, उसके तापमान, उसके टेम्परेचर तथा अन्य आधार पर, अन्य बेसिस पर 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को उसके लेयर, उसके टेम्परेचर तथा और सारे बेसिस हो सकते हैं, और भी आधार हो सकते हैं, जैसे लेयर, वहाँ की गैस, वहाँ की एरी, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ क्या है, वहाँ अधिक मात्रा में क्या, ठंडी है, गर्मी है, वेदर, इसके आधार पर क्या किया है, इनको वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है 5 परत, पहले देखिए, पहला है क्षोभ मंडल, क्या नाम है इसका, क्षोभ मंडल। दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। पांचवा बहिर्मंडल मतलब यहाँ से आप देखिए आपके लिए क्या मिला, यहाँ से जो आपका वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको हम लोग टेम्परेचर और उसके लेयर के हिसाब से 5 भाग में बांटे। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा था, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इसको आपने क्या किया, 5 भागों में बांट दिया। पहला क्या था, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर क्या है, पहला क्या है, क्षोभ मंडल, मतलब कि आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा आपका संताप मंडल, संताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। थर्ड हो जाएगा आपका क्या, आयन मंडल। थर्ड हो जाएगा मध्य मंडल, मध्य मंडल मतलब मीसोस्फीयर, मध्य मंडल। एंड फोर्थ वन क्या हो जाएगा आपका, आयन मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयनो क्या हो जाएगा, आयनोस्फीयर, है ना। क्लियर है सभी को यहाँ तक, अभी तक कोई डाउट किसी को,
यहाँ तक की बातों में किसी को कोई डाउट हो तो बताएं हमें आप। चलिए अब लास्ट बचता है आपका बहिर्मंडल। फिर यह है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्लियर सभी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना? चलिए तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया? यहाँ से समझ में आया कि जो वायुमंडल है ये 5 पार्टों में बटा हुआ है। जैसे आपने जलमंडल को देखा, कहाँ 5 सागरों में बटा हुआ था जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर को आपने 5 ओशिनिक में बांटा था। इसी तरह से हमने वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को क्या किया, 5 जगह पर उनके कुछ चीज़ों के आधार पर क्या किया, बांट दिया। ठीक, अब पढ़ते हैं एक एक चीज। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। वायुमंडल जो मुख्यतः है आपका वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है वो क्या कह रहा है, जो वायुमंडल है वो साफ किसका बना हुआ है? बता रहे हैं कि ये बना हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। किसका? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। क्लियर? ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इसका बना हुआ है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें सब लिखा हुआ है ना। चलिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। क्लियर सभी को? देखिए और क्या देखा है आपने? हमने देखा यहाँ पर कि जो वायुमंडल है वहां देखेंगे आप लोग, साफ तथा शुष्क हवा का 99% उसमें क्या है, पूछता है। साफ और शुष्क हवा में 99% क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। साफ और शुद्ध हवा का 99% क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%। इसमें सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। देखिए बात समझिए थोड़ा सा। सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन जो है ना और ऑक्सीजन। इसमें देखिए नाइट्रोजन 78% है और 21% क्या है, ऑक्सीजन। हो गया ना 99 के आसपास। इसमें नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मात्र ओनली 1% है। और सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.003, आर्गन 0.00018 कुछ ऐसे करके। तो ये क्या है, ये 1% है। सब मिला के क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब मिला के अदर गैस 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन क्यों आवश्यक होता है भैया? तो आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, जो सांस लेते हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी हो सकती है? ऑप्शन दे देगा कि आपके जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी हो सकती है, तो उसमें ऑक्सीजन होगा ऑप्शन में। तो आपको ऑक्सीजन मानना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, सांस लेने के लिए सबसे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण गैस है। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। जो कि नाइट्रोजन है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे पेड़ पौधे हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं और उससे अपना क्या करते हैं, पोषक बनाते हैं। तो इससे समझ में एक चीज़ आई होगी आपको कि नाइट्रोजन से क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन 2 चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ 2 चीज़ ये समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन हमें क्या करता है, तो ऑक्सीजन सांस लेने में हमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है भैया। तो नाइट्रोजन हमें क्या करता है, तो नाइट्रोजन हमें क्या करता है, जीवित रहने के लिए या जीवन को, प्राणियों को क्या करता है, वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो पूछा ग्रोथ के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि ये नाइट्रोजन है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, CO2 यानी कि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। बात समझ में आ रहा है? आपने एक सुना होगा वैश्विक तापन।
ग्लोबल वार्मिंग ये क्या है? पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो एक टेम्परेचर था आज के 50 साल पहले, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर था ओशियन का, लैंड का, भूभाग का या सागरी जलधारा का, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर था, उसमें क्या हुआ है? ग्रोथ देखी गई है। उसमें क्या हुआ है? और टेम्परेचर बढ़, पहले जो था अब उससे टेम्परेचर अधिक देखी जा रही है। तभी तो डर है कि जितने आइस हैं, जितने जमे हुए बर्फ के हैं, जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिक, अगर ये पिघलने लगे गर्मी से, अगर ये पिघलने लगे, अगर ये मेल्ट होने लगे, तो पानी का स्तर, जो वाटर लेवल है, जो जल का स्तर है समुद्र में, जब आइस क्यूब पिघलेगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वाटर लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो सबसे अधिक डर ये है कि जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो आइलैंड्स हैं, मतलब जो पानी के बीच में देश हैं, वो सबसे पहले डूब जाएंगे। जैसे श्रीलंका देख लीजिए, मॉरिशस देख लीजिए, मेडागास्कर देख लीजिए, आइसलैंड देख लीजिए, या फिर अपना लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार देख लीजिए। ये सब क्या है? पानी के बीचों बीच में है। तो ये क्या होंगे? पहले डूबेंगे। तो यही डर है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जितना कम, अभी इतना कम मात्रा में 0.003 कुछ ऐसे मात्रा में है, उसके बाद भी क्या करता है? ये जो सूरज से, देखिए ये सन है, ये थोड़ा सन के मॉडल बना जाएगा, और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक। यहाँ क्या होता है? काम क्या करता है? ये सन, यहाँ से सनरेज आते हैं दिन में, सनरेज आते हैं दिन में आए, और ये क्या हुआ? ये हीटर, ये टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक, पहली कंडीशन। फिर जब रात में यही सनरेज वापस जा रहे होते हैं, जब यही सनरेज वापस जा रहे होते हैं रात में, क्योंकि तब तो सन होता नहीं है, तो जब ये गर्मी वापस जा रही थी ऊपर, तो यहाँ क्या होता है? ये कार्बन का एक लेयर होता है, इनको जाने नहीं देता है, रोक लेता है, जाने नहीं देता है, इनको रोक लेता है। अगर ये चले जाते तो यहाँ टेम्परेचर क्या होता? नॉर्मल हो जाता। लेकिन ये क्या करता है? ये नहीं जाने देता है, इनको रोक लेता है। और जब रोक लेता है, फिर टकरा क्या करते हैं? इसी को हीट देते हैं, तो क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ये क्या है? ये अर्थ है। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, इसी को ग्रीन हाउस गैस प्रभाव भी कहा जाता है। आगे भी पढ़ाएंगे। यहाँ भी समझने के लिए समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्यों घातक है, ठीक है। अभी थोड़े मात्रा में है, सोचिए 1% भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में, तो ये हाल कर रहा है ये कि सन रेज की टेम्परेचर को क्या कर रहा है? ऑब्जॉर्व कर ले रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखिए, लेकिन पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा को देखिए क्या कह रहा है यहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि मतलब कि बहुत कम है, सच में बहुत कम है मात्रा में, लेकिन बट यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को, जो पृथ्वी, जो अर्थ है, वो हीट को छोड़ रही है, उष्मा मतलब हीट को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अवशोषित मतलब अपने पास रख लेती है, एब्जॉर्ब अपने पास रख लेती है उनके हीट को, ठीक है, अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। और ये पौधों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ जब ऊपर बढ़ते हैं, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब। अब एक और बात सुनिए, ऊंचाई जब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो वायुमंडल का घनत्व मतलब डेंसिटी की बात कर रहे हैं। घनत्व क्या होता है? घनत्व मतलब ये हो गया, आप एक प्लेट में, आप 2 प्लेट रखिए अपने पास, ठीक है। एक प्लेट में 5 लड्डू रखिए, और एक प्लेट में 20 लड्डू रखिए। उतने ही बड़े, सेम साइज का प्लेट होना चाहिए आपका, सेम साइज का प्लेट होना चाहिए। तो एक प्लेट में 5 लड्डू और दूसरे प्लेट में 20 लड्डू, 20 लड्डू रखिए। तो घनत्व तो किसका ज़्यादा हुआ? जिसमें 20 लड्डू है, मतलब वहाँ कम एरिया में ज़्यादा लोग हैं। बहुत सिंपल समझा रहे हैं, कम एरिया में ज़्यादा लोग हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? अधिक, घनत्व अधिक। और जहाँ कम एरिया में कम लोग हैं, उसी एरिया में कम लोग हैं, उसी सेम एरिया में कम हो गए, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। घनत्व क्या हो जाएगी? कम। तो डेंसिटी, घना आबादी। तो घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एटमॉस्फेयर के ऊपर जाने में घनत्व समुद्री तल में सबसे अधिक होता है। देखिए पूछ लेगा कहाँ पर डेंसिटी, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, जल वायुमंडलीय घनत्व कहाँ पर सबसे अधिक होता है? तो आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मिल गया आपको यहाँ पर कि सबसे अधिक कहाँ पर होता है भैया? तो सबसे अधिक होता है आपका समुद्री में, ओशियन में, यहाँ पर सबसे अधिक होता है। तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तेजी से ये घटता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो ना, ये घटता जाता है,
ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो ऊपर जाते हुए घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं लोग ऊपर, तो क्या करते हैं वो, हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में उनको क्या होती है, दिक्कत होती है। जब कभी आप भी पहाड़ी चढ़ेंगे तो वहाँ डेंसिटी कम होती है, जिससे हम क्या होता है, सांस ले नहीं पाते हैं। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए वे अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो उनके सांस लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे जैसे ऊपर पढ़ते हैं वहाँ डेंसिटी कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ऊंचाई के साथ क्या करते हैं, सांस लेने के लिए हेल्प के लिए एक क्या लेके जाते हैं लोग, एक सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। वो क्या करता है, उनको हेल्प करता है सांस लेने में। ठीक है, चलिए ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ पर कितना अलग चीज दिखा हुआ आपको। जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं हम लोग तो क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर पहले घटेगा, फिर और ऊपर जाएंगे, सूर्य सन के पास जाएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ ऊंचाई पे जाते हैं 13,000, 15,000, 20,000, तो यहाँ टेम्परेचर घटता है, लगभग चला जाता है 30 -30 डिग्री चला जाता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्र में हमें अधिक दाब महसूस होता है, और जब कुछ क्षेत्र में कम वायु दाब की ओर बहती है तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। देखिए ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो जब कुछ क्षेत्र में कम वायु दाब, अच्छा हमेशा देखेंगे आप लोग, जो अधिक से कम की तरफ भागता है चीज, जहाँ अधिक है वहां से कम, तो उच्च वायु दाब क्या करता है, निम्न वायु दाब की तरफ। कुछ क्षेत्रों में कम उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर ये जब पवनें चलती हैं, जब ये हवाएं चलती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इन वायु को पवन कहा जाता है। पवन पूछता है, पवन किसको कहते हैं, पवन, विंड किसे कहते हैं। तो जो एयर है ये हाई डेंसिटी से जब जाता है लो डेंसिटी की तरफ, उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ एयर जाता है, जब इधर जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये विंड कहा जाता है। हाई से लो की तरफ जाता है। हाई से क्यों जाएगा, इधर बहुत ज्यादा है उधर खाली है, उसको भरने के लिए जाता है। इधर बहुत ज्यादा है उधर खाली है, तो उसको भरने के लिए जाता है यहाँ से वहाँ। तो ये क्या हो जाता है, इसी के प्रभाव में देखेंगे एक हवा चलती है, आप लोग महसूस करते हैं, तो इसको कहा जाता है पवन। यही एयर को क्या कहा जाता है, पवन। इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं। बात समझ में आई। एक समय के बाद क्या होगा, जब वहाँ भी एयर बराबर हो जाएगा, यहाँ भी एयर बराबर हो जाएगा, तो इनके बीच में क्या चलना बंद हो जाएगा, तो वहाँ शांत वातावरण हो जाता है। मतलब पवन नहीं चल रही होती, बहुत शांत वातावरण रहता है। क्लियर है सभी को। चलिए, बहुत शांत वातावरण वहाँ पर रहता है। तो इस चैप्टर में क्या सीखा आपने, इस चैप्टर में सीखा कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है क्या, क्षोभ मंडल। क्या मिलता है भैया, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। फिर क्या मिलता है आपको, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। फिर क्या मिलता है आपको, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। फिर क्या मिलता है, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। फिर मिलता है क्या, वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। वायुमंडल, एक्सोस्फीयर यहाँ पर मिलता है। ये आपने देखा, ये क्या है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के ये एक परत है, ये पार्ट है। ये लगभग 16-17 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलेगा। ये 25 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलेगा। ये 50 से 180 ऐसे बढ़ते बढ़ते ऊंचाई तक 36,000 स्क्वायर ऊंचाई तक ये एटमॉस्फेयर मिलेगा। मतलब इनको बांटा गया है इसी तरह से, इसी ऊंचाई में 1600 किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर तक इनको बांटा गया है। अभी आपसे बताया था ना 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल लगभग है, तो यहाँ 1819, 50 ऐसे बांटा गया है 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक। क्लियर है। इसको फिर बाद में बताएंगे कि हमेशा देखेंगे आप लोग समताप मंडल में क्या जहाज यहाँ चलेगा, समताप मंडल में वायुयान समताप मंडल में चलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पर वायु का, यहाँ वायु बहुत कम यहाँ पर डिस्टर्ब होती है। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा हवा नहीं चलती है, बहुत शांत एरिया होता है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर चलते हैं। तो बाद में इसके बाद में बताएंगे। इसी तरह से यहाँ जो 25 से 30 किलोमीटर है, यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत
समताप मंडल में 25 से 30 किलोमीटर एरिया में ओजोन परत पाया जाता है, जो क्या करता है, जो सूर्य के हानिकारक किरणें हैं उनसे वो रोकता है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है अध्ययन के लिए। ओजोन परत जो आपके पराबैंगनी किरणें हैं जो आपको स्किन कैंसर देती हैं, सूर्य से निकलती हैं, वो इनको क्या करता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, ये सब बाद के चैप्टर में सब ये आएंगे, समझाया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेते चलिए कि सब मिलने वाले हैं हमको। ठीक है, पूछेगा वायुयान यानी कि एरोप्लेन कहाँ चलता है, तो आप बताएंगे समताप मंडल के निचली भाग में या फिर क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में। अच्छा, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, जीव मंडल। जीव मंडल किसकी बात करते हैं, बायोस्फीयर। हम बात करेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, चलिए ये है बायोस्फीयर, जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। जीवमंडल स्थल, जल और हवा, क्या लैंड, वाटर एंड विंड, इसके बीच क्या क्या है, एक सीमित भाग है, और जहाँ जीवन मौजूद होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर लाइफ्स होते हैं, आपको लाइव मिलेंगे, जीवन मिलेंगे, यहाँ सजीव चीज मिलेंगे, चलते फिरते लोग मिलेंगे, हरी भरी चीज मिलेंगी। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार तक पाई जाती हैं। बैक्टीरिया से लेकर बहुत क्या मिलते हैं यहाँ पर, रेप्टाइल्स भी यहाँ पर क्या होते हैं, मिलते हैं, है ना। ठीक, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तक जीवमंडल में, एक दूसरे से जीवमंडल में क्या है, जुड़े हुए हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे कि अगर कोई जानवर है, शेर है तो बकरी को खा रहा है, बकरी है तो घास को खा रही है, मनुष्य है तो अपना अनाज उगा के खा रहा है। एक दूसरे पर जो अनाज है वो भी जीवित आते हैं, वो पादप जगत में आते हैं, पेड़ पौधे में, प्लांट में आते हैं, लेकिन वो भी, उनको भी क्या माना जाता है, वो भी जीवित हैं, वो भी बढ़ते हैं, है ना, लगा देंगे तो आदमी क्या है, जो मैन है वो उन रिसोर्सों पर क्या है, आश्रित है, वो उनसे खा रहा है। ठीक है, तो जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में आप लोग बांट सकते हैं। ये जो जीवमंडल है, ये जो बायोस्फीयर है, जीवमंडल है जो बायोस्फीयर, ये जो बायोस्फीयर है, इसके प्राणी को दो भाग में बांट सकते हैं आप लोग। दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बोल सकते हैं आप लोग पादप जगत, प्लांट, एक को बोल सकते हैं क्या, पादप जगत, और एक को क्या बोल सकते हैं आप लोग, जंतु जगत, एनिमल्स। ठीक है, एक में प्लांट आ जाएगा आपका, एक में क्या आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा। ठीक, तो जंतु जगत और क्या आ जाएगा, पादप जगत में व्यक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। कौन तीनों, यही कौन, जल, वायु, स्थल, ये तीनों आप पढ़ चुके हो इनके बारे में, अभी आपने पढ़ लिया। स्थल मंडल भी पढ़ लिया, जल मंडल भी पढ़ लिया, और आपने वायुमंडल, एटमॉस्फेरिक, और क्या था ये स्थल मंडल आपने पढ़ लिया, ग्लोब पढ़ लिया, फिर आपने हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर पढ़ लिया। अब आप जीवमंडल पढ़ रहे हो, यानी कि अब क्या पढ़ रहे हो, अब बायोस्फीयर पढ़ रहे हो। ठीक है, बायोस्फीयर पढ़ रहे हो। चलिए, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया यानी वर्क करते हैं, और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को किसी न किसी तरह से क्या करते हैं, ये इफेक्ट डालते हैं। अभी देखते हैं कैसे डालते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। अभी क्या कहा, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी न किसी तरह से इफेक्ट डालते हैं। तो उसने दिया एग्जाम्पल, आप जब कई बार क्या होता है, पेड़ पौधों को, जंगलों को, पूरे जंगलों को साफ करके क्या किया जाता है, खेती करते हैं लोग, देखा ना आपने। तो वनों काटते हैं और इसके ढालू भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार और अच्छा, ये जो वो है, जो पेड़ पौधे हैं, इनका काम क्या होता है, जैसे ही आप इनको काटते हैं, ये जो मिट्टी का कटाव, इरोजन्स होते हैं ना, जो मिट्टी, बारिश हो रही है वो मिट्टी कट जाता है, लेकिन अभी वहीं पे पेड़ पौधे हों तो इरोजन्स को क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं इरोजन्स को।
तो साफ साफ समझ में आ गया यहाँ पर एक बात, तो जो पेड़ पौधे हैं वो इरोजन कंट्रोल करते हैं ना। इसी प्रकार प्रकृति की आपदाएं जैसे भूकंप पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ भाग पानी में डूब गया, झीलें तथा नदियाँ दूषित हो गई। ये मतलब एक दूसरे होते हैं ना इस्तेमाल, फिर उनके पानी इस्तेमाल लायक नहीं, यूज नहीं कर सकते थे। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब कहने मतलब यह है कि एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं कि जब ये झीलें यहाँ पर सुनामी आया तो ये झीलें क्या हो गया, खराब हो गई, तो ये जल क्या हो गया, जल दूषित हो गया, जल मतलब पोल्यूटेड हो गया। तो यहाँ के जीव जो हैं वो जीव क्या हुए, एक दूसरे को पिए खाए, उनको भी पोल्यूशन हुआ। अब वो जीव को जो जीव खाएगा वो भी पोल्यूटेड हो जाएगा, उसके भी पेट में क्या होगी, बीमारी होगी। जैसे मछली को आदमी खाएगा तो भी हो जाएगा, ठीक है, उसको वो भी बीमार हो जाएगा। तो एक दूसरे पर सब क्या है, आश्रित हैं, ठीक है। यहाँ कहने का साफ साफ मतलब यही है, समझ गए आप लोग। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं उद्योग। उद्योग, तापीय विद्युत तथा गाड़ियों का उत्सर्जन। जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं और थर्मल प्लांट हैं या फिर मोटर व्हीकल्स हैं, इनसे जो निकलती हैं चीज़ें, इनसे बाहर निकलती हैं, वो वायु को क्या करती हैं, पोल्यूटेट करती हैं, एयर को पोल्यूटेट करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वायु की एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है, अभी जस्ट बताया क्यों बढ़ेगा, वो आपने समझा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है। तो इस तरह भूमंडलीय तापन, ये ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है इसको। अब समझ में आया। आपसे पूछे ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, क्या बताओगे आप। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जब पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, भूमंडलीय ताप बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग आवश्यक है। जो भी पृथ्वी पर अपने रिसोर्स है अपने पास, ये हमारी और आपकी आज प्रेजेंट टाइम में जो जनरेशन है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो अर्थ पर रिसोर्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं अर्थ पर, जो संसाधन हैं अर्थ पर, उनका प्रयोग इस प्रकार से करें, उनका दोहन, उनका इरोजन या उनका दोहन इस प्रकार से करें, उनको नष्ट इस प्रकार से करें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो आने वाला कल है, वो लोग भी उस चीज़ को यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज के डेट में पहाड़ी को काट कर रोड बना देते हो, जितने भी पहाड़ी एरिए हैं आप उनको काट कर पूरे रोड बना देते हो, उनको ख़त्म कर देते हो, जंगल को काट कर खेत बना देते हो, पानी झीलों का सुखा देते हो, तो आपकी आने वाली पीढ़ी ना ये समझ पाएगी कि कभी यहाँ पहाड़ था, ना कभी ये समझ पाएगी कि यहाँ पर पेड़ पौधे थे, ना कभी ये समझ पाएगी कि यहाँ पर पानी था, वो प्यासे मर रही होगी। तो इन चीज़ों का इस तरह से यूज करना है कि आने वाली पीढ़ी को हमारे संसाधन बचे। इसी को नाम दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतही विकास, संवहनीय सतत विकास लक्ष्य का नाम दिया गया, जिसको SDG के 17 गोल में रखे गए, जिसको टारगेट बनाया गया 2030 तक पाना है। यही है सतत विकास। मतलब ऐसा चीज़ों को ऐसे यूज करना कि आने वाली पीढ़ी भी यूज करे। किसी भी नेचुरल रिसोर्स का इस तरह से प्रयोग करना कि हमारी आने वाली पीढ़ी उस चीज़ से वंचित ना हो जाए, वो चीज़ उनको मिले ही ना। अगर ये चीज़ उनको नहीं मिलती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़े हम होंगे जिम्मेदार। जैसे मतलब अगर एक एग्जांपल लीजिए कि आप अपने घर में बड़े हैं, सबसे पहले आप पैदा हुए और उसके 10 साल बाद आपका छोटा भाई पैदा होता है, छोटा 10 साल भाई छोटा है, तो आपका एक कर्तव्य होना चाहिए कि आप घरों में रखे सामान को इस तरह से यूज करें कि उसको भी मिल पाए। यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी है। तो यानी कि अभी आप बड़े हैं, आप आ गए हैं प्रेजेंट टाइम में, हम सभी का, पूरे वर्ल्ड का ये जिम्मेदारी है कि संसाधनों का यूज ऐसे करें कि आने वाली पीढ़ी को उन संसाधनों से वंचित ना होना पड़े, उनको भी ये लाभ मिल सके। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। इसमें देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा आप कर लीजिए, थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा सा हम करा दे रहे हैं, थोड़ा आप कर लीजिएगा। पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल बता दीजिए। 4 प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल बताइए। एटमॉस्फेयर और बताइए, ग्लोब, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था ना। जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल
और क्या पढ़ा था आपने, जीवमंडल। ये था 4 प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप बता दीजिएगा, आप लोग बता दिया है। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 महाद्वीप जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। आइए, 2 महाद्वीप जो पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित हैं, पूरी तरह से। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या होगा, घबरा जाएंगे। तो साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर यही एरिया है। तो एक देखिए अंटार्कटिका और एक ऑस्ट्रेलिया, ये टोटली क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में अवस्थित। पूरी तरह से साउदर्न में तो ये भी है, साउदर्न में तो ये भी है, लेकिन पूरी तरह से साउदर्न में कौन है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। साउदर्न में तो ये भी है, यहाँ से जो भी है, यहाँ से नीचे वो सब साउदर्न में है। ये सब जितने हैं दक्षिणी ध्रुव में है, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन पूरी तरह से उसने पूछा है, ध्यान रखिएगा, तो पूरी तरह से ये दोनों स्थित हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ पर, पूरी तरह से इन्हीं के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए वायुमंडल को विभिन्न परतों के नाम बताइए। वायुमंडल के विभिन्न परत बताइए, अभी जस्ट बताया था, बताइए। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, और बता दिए मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये सारे क्या है, इसके परत है। तो लिख दीजिएगा वायुमंडल के। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 71% पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थानीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। देखिए वो कह रहा है जो नॉर्थ गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, लैंड है। यहाँ पर देखिए क्या पाया जा रहा है, लैंड यहाँ पर पाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर स्थल पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, इसको स्थलीय गोलार्ध बोल दिया गया। यहाँ पर इसकी अपेक्षा, इसके रिलेटेडली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत कम क्या है, यहाँ पर पानी है, यहाँ बहुत पानी है। देखिए यहाँ पर जल ही जल, वाटर ही वाटर है, किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्थल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्थलीय महाद्वीप। क्या बोला जाता है, स्थलीय गोलार्ध बोला जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्थान, जल और वायु सब यहाँ पर पाया जाता है। बाकी सब कर लीजिएगा कि कौन सी पोरोसिटी सबसे लंबी है, इंडीज है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को किससे अलग होती है, नहर से, बताइए, जुड़ा है, वो पनामा नहर, याद होगा ना। वायुमंडल कौन सा गैस प्रतिशत अधिक है, तो बताइए, नाइट्रोजन 71%। ये सब कर लीजिएगा, ये सब बहुत आसान है, एकदम एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।